हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टोरी सुनने से पहले अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कर दो। मैं साइको अभी सामू स्टोरी कंटिन्यू। एपिसोड 161। इतना कह कबीर आयशा के पीछे जा। मिरर में आयशा को देख, अपने एक हाथ को पीछे से आयशा के बाजुओं पर लपेट अपनी चीन आयशा की शोल्डर पर रख। मिरर में आयशा का चेहरे को देखा, जो अपनी आंखें झुका बैठी हुई थी। इस वक्त आयशा के चेहरे पर कोई भी मोशन नहीं था, जिसे देख कबीर के चेहरे टेढ़ी मुस्कान आ जाती है। तभी आयशा अपनी नज़र उठा मिरर में कबीर को देख बोली, आशु क्या आर्यन राठौर तुमने? वो आगे बोल नहीं पा रही, उसकी जबान कांप रहे थे। तभी कबीर आयशा के गले से नेकलेस निकाल उसके गर्दन को होले से चूम लेता है, जिसे महसूस कर आयशा अपनी आंखें भींच लेती है। कबीर उसके गाउन के जिप को पकड़ खोलते हुए नीचे कमर तक सरका देता है, जिसे आयशा की गोरी बैक नजर आने लगी थी। तभी कबीर अपने सख्त होठ रख वहां चूम लेता है, जिसे महसूस कर आयशा अंदर तक कांप जाती है। वह अपनी पकड़ गाउन पर टाइट कर उन्हें मुट्ठी में भर मिरर में कबीर को देखते हुए बोली, क्या आशु तुमने अयान राठौर को मारा है? जिसे महसूस कर कबीर के सख्त होठ आयशा की बैक पर चूमते हुए रुक जाते हैं। तभी कबीर आयशा के गाउन को उसके कंधे से सरकार नीचे गिरा देता है, जिसे महसूस कर आयशा खुद में सिमट सी जाती है। कबीर आयशा की खूबसूरती को ऊपर से नीचे निहार रहा था। वही आयशा कबीर की इंटेंशन नजरों को खुद पर महसूस कर अपने कैप्टे होठों से बोली, आशु तुम मेरी बातों को इग्नोर ऐसे नहीं कर सकते हो। मैंने तुमसे कुछ पूछा, क्या तुमने अयान? तभी कबीर उसके होठों पर अपनी उंगली रख सख्ती से बोला, शश प्रिंसेस, लगता है तुम भूल रही हो प्रिंसेस। मुझे तुम्हारे होठों पर किसी गैर मर्द का नाम पसंद नहीं। अगर तुमने उस गैर मर्द का नाम दोबारा से अपने होठों पर लाया तो मैं उस शख्स की जान हलक से जी निकाल दूंगा। जिसे सुन आयशा अपनी आंखें बड़ी कर डर से कैपते हुए कबीर को देखी, जिसके चेहरे पर एक अजीब सी जिद, पागलपन और जुनून नजर आ रहा था। कबीर अपने होंठ आयशा के गले पर रख उसके नेक को बुरी तरह चूमते हुए अपने होंठ उसके क्लीवेज पर बढ़ा देता। वो उसे चूमने से ज्यादा बाइट कर रहा था, जिससे आयशा अपनी आंखें दर्द से बंद कर कबीर के कंधों पर अपनी पकड़ मजबूत कर देती है। कबीर धीरे धीरे अपने हाथ आयशा के शरीर पर चलाते हुए आयशा के गाउन को उसके बॉडी से रिमूव कर देता है। तभी कबीर अचानक से आयशा को अपनी गोद में उठा लेता है, जिसके लिए आयशा तैयार नहीं थी। वह तुरंत अपने हाथ कबीर के गले में फंसा लेती है। कबीर आयशा को गोद में लिए बैग की ओर बढ़ सामने देख रहा था। वही आयशा एक टक कबीर के चेहरे को देख उसे समझने की कोशिश कर रही थी। कबीर बिना आयशा की ओर देखे ठंडे लहजे में बोला, प्रिंसेस मुझे समझने की कोशिश मत करो। तुम जितना मुझे जानने की कोशिश करोगी उतना ही मुझ में और उलझती जाओगी। जी से सुन आयशा की आंखें बड़ी हो जाती है। कबीर आयशा को बैग पर लेटा उससे दूर हो अपने शर्ट के बटन खोलने लगता है। वही आयशा कबीर को देख बोली, आशु तुम इतने मिस्ट्रीज क्यों हो? तभी कबीर आयशा के ऊपर अपने दोनों हाथ आयशा के इर्द गिर्द रख सर्द लहजे में बोला, मत जानो मुझे प्रिंसेस, वरना तुम जल जाओगी। इतना कह कबीर अपने होठ आयशा के गुलाबी होठों पर रख उसे चूमने को होता है। तभी आयशा तुरंत अपने होंठ फेर अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेती है, जिससे कबीर के होठों आयशा के गालों को छू जाते, जिसे महसूस कर कबीर की आंखें सख्त हो जाती है। तभी आयशा अपने दोनों हाथ कबीर के चेस्ट पर रख उसे दूर करते हुए खुद को ब्लैंकेट से कवर कर बोली, प्लीज आशु मुझसे दूर रहो, जब तक मैं तुम्हें जान नहीं जाऊं। मुझे नहीं लगता मैं तुम्हारे साथ कंफर्टेबल हूँ। मुझे अजीब सी बेचैनी हो रही है। इतना कह वो बेड से उतरने को होती है, तभी उसकी चीख निकल जाती है। कबीर उसे पीछे से दबोच बेड पर लाते हुए अपनी सर्द आवाज में गुर्राते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई प्रिंसेस मुझसे दूर जाने की, वह भी किसी और की वजह से? तुम जानती हो ना मुझे ये चीज कितना ज्यादा पागल करती है। इतना कह कबीर उसके जबड़े को मजबूती से पकड़ लेता है, जिससे आयशा को दर्द होता है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। आयशा दर्द से तड़पते हुए खुद को छोड़ाते हुए बोली, आह आशु दर्द हो रहा, प्लीज मुझे छोड़ो। जिसे सुन कबीर की नज़र आयशा के चेहरे से हो उसकी आंखों में बह रहे आंसू जाती हैं, जिसे देख कबीर अपनी आंखों को कसके भींच लेता है। कबीर को अगर कोई चीज़ इफेक्ट करती थी वो थी आयशा के आंसू। कबीर अपनी प्रिंसेस को कभी रोता हुआ नहीं देख सकता था। कबीर तुरंत आयशा के गालों को छोड़ देता है। तभी उसकी नज़र उसके गोरे गालों पर जाती है, जिस पर अब उसके उंगलियों के लाल निशान बन चुके थे, जिसे देख कबीर को अपने अंदर कुछ अजीब सा जकड़ता हुआ महसूस होता है।
वह तुरंत अपने होंठ उसके गालों पर रख उन्हें पागलों की तरह चूमने लगता है, जैसे वह उसके दर्द को कम कर रहा हो, जिसे देख आयशा और भी ज्यादा बिलख के रोने लगती है। वह अब कबीर को खुद से दूर करने की कोशिश भी नहीं करती। वो शांति से अपनी जगह लेटी हुई थी। तभी कबीर को आयशा के गालों को चूमते हुए उसके बहते हुए आंसू का स्वाद आता है, जिसे महसूस कर कबीर अपनी नजरें ऊपर उठा आयशा के चेहरे को देखता है, जो इस वक्त रो रही थी, जिसे देख उसके हाथों की मुट्ठी कस जाती है। वह अपने माथे को आयशा के माथे से जोड़ो उसकी आंखों में देखते हुए अपने डार्क वॉइस में बोला, प्रिंसेस, तुम अच्छे से जानती हो मुझे तुम्हारी क्या चीज सबसे ज्यादा पागल करती है, वो भी तुम किसी और के लिए अपनी आंखों से उस चीज को बहा रही हो। तुम्हारी इसी वजह से मैं तुम्हें बहुत बुरी तरीके से हर्ट कर दूंगा, जिसे तुम मुझे टॉलरेट नहीं कर पाओगी। साथ ही तुम्हारा वह चीज भी मुझे नहीं झेल पाएगा। इतना कह कबीर आयशा के पेट को देखा, जो हल्के अब उभर के दिखने लगे थे। आयशा हैरानी से कबीर को देखी, जो उसके बच्चे के बारे में बात कर रहा था। वह तुरंत अपने दोनों हाथ से अपने पेट को कवर कर लेती है, जैसे वह कबीर से अपने बच्चे को प्रोटेक्ट कर रही हो, जिसे देख कबीरा अजीब तरीके से मुस्कुरा आयशा के बाजू में लेट जाता है। साथ ही आयशा को अपने करीब खींच अपने दोनों हाथ आयशा के कमर में लपेट लेता है, जिससे आयशा कबीर की बाहों में छटपटाती है। शश प्रिंसेस, डोंट मूव। वही आयशा भी अब कबीर को खुद से दूर नहीं करती, वो उसके सीने में घुस जाती है। वही कबीर अपने हाथ आयशा के बालों में ले जा उन्हें सहलाने लगता है। वही इस वक्त आयशा जिस्म पर कपड़े नहीं थे, जिन्हें कबीर ने पहले ही रिमूव कर दिए थे, जिस वजह से आयशा ठंड की वजह से कबीर के खुले सीने में और भी ज्यादा सिमटे हुए घुसे जाने लगी, जिसे देख कबीर ब्लैंकेट को दोनों के ऊपर डाल आयशा के शरीर को अपने और करीब कर हाथों से रब करते हुए गर्म करने लगा। आयशा कबीर के गर्म हाथों को अपने शरीर पर महसूस कर और भी ज्यादा उसमें सीमित नींद की आगोश में जाने लगी। वहीं दूसरी तरफ सिंघानिया विला का सर्वेंट क्वार्टर सोना का घर। इस वक्त सोना के रूम में अंधेरा पसरा हुआ था, सिर्फ उसकी सिसकियां की आवाज आ रही थी। सोना आज देव की हरकतों की वजह से बहुत ज्यादा हट हुई थी, इस वजह से अपना चेहरा तकिए में छुपाए रोए जा रही थी। उसे याद आ रहा था कैसे उसे देव ने आज उसे इग्नोर कर दूसरी लड़की के साथ बाहों में बाहें डाल डांस कर रहा था। आज वह उसका दिया हुआ ड्रेस पहन की गई थी, लेकिन उसने आज उसे एक नज़र भर उठा के नहीं देखा था। एपिसोड 162 प्रोही का गिल्ट और प्यार। शश प्रिंसेस, डोंट मूव। वही आयशा भी अब कबीर को खुद से दूर नहीं करती, वो उसके सीने में घुस जाती है। वही कबीर अपने हाथ आयशा के बालों में ले जा उन्हें सहलाने लगता है। वही इस वक्त आयशा जिस्म पर कपड़े नहीं थे, जिन्हें कबीर ने पहले ही रिमूव कर दिए थे, जिस वजह से आयशा ठंड की वजह से कबीर के खुले सीने में और भी ज्यादा सिमटे हुए घुसे जाने लगी, जिसे देख कबीर ब्लैंकेट को दोनों के ऊपर डाल आयशा के शरीर को अपने और करीब कर हाथों से रब करते हुए गर्म करने लगा। आयशा कबीर के गर्म हाथों को अपने शरीर पर महसूस कर और भी ज्यादा उसमें सीमित नींद की आगोश में जाने लगी। वहीं दूसरी तरफ सिंघानिया विला का सर्वेंट क्वार्टर सोना का घर। इस वक्त सोना के रूम में अंधेरा पसरा हुआ था, सिर्फ उसकी सिसकियां की आवाज आ रही थी। सोना आज देव की हरकतों की वजह से बहुत ज्यादा हट हुई थी, इस वजह से अपना चेहरा तकिए में छुपाए रोए जा रही थी। उसे याद आ रहा था कैसे उसे देव ने आज उसे इग्नोर कर दूसरी लड़की के साथ बाहों में बाहें डाल डांस कर रहा था। आज वह उसका दिया हुआ ड्रेस पहन की गई थी, लेकिन उसने आज उसे एक नज़र भर उठा के भी नहीं देखा था। क्या वह उसे अब पसंद नहीं रही? वो उसे इतनी जल्दी भूल गया? कैसे वो उसके पीछे पागलों की तरह घूमा करता था? क्या सब नाटक था? फिर वह खुद में सोची, वह उसे भूल भी कैसे ना? वह लड़की जो आज देव के साथ थी, वह कितनी ज्यादा बला की खूबसूरत थी, उसका रंग कितना ज्यादा गोरा था। क्या खूबसूरती सच में मायने रखती है? वह तो उस लड़की के आगे कुछ भी नहीं थी, तो देव का दिल उसे लड़की पर कैसे नहीं आता? जिसे सोच सोना रो ही रही थी, तभी उसके रूम का दरवाजा खुलता है। वही सोना इस बात से बेखबर की। तभी सोने की माँ सोनम बोली, तुम रो क्यों रही हो, किसके लिए? अचानक से अपनी माँ की आवाज सुन सोना घबरा जाती है, ताकि मैं अपना चेहरा छुपाए अपने आंसू को पूछने लगती है, क्या उसी लड़के के लिए? वह लड़का मुझे पहले से सही नहीं लगा। सोना जान रही थी उसकी माँ देव के बारे में बोल रही है, उसका तुमसे मन भर गया, अब दूसरी लड़की के साथ था। जिसे सुन सोना कुछ नहीं बोलती, वह अपने हाथों की मुट्ठी कस रहती है। तभी सोना की माँ सोनम गंभीर हो सोना को देख बोली, क्या तुम दोनों के बीच वह सब हो चुका था?
जिसे सुन सोना की आंखें बड़ी हो जाती है और वह हैरानी से अपनी माँ को देखते हैं। तभी उसकी माँ सोना के करीब जा बेड पर बैठते हुए बोली, देखो सोना, तुम कोई बच्ची नहीं हो और मैं जानती हूँ जो मैं कहना चाहती हूँ वह तुम्हें समझ आ रहा होगा। क्या वह तुम्हारे साथ कभी सोया है? क्या तुम दोनों के बीच वह सब हुआ है? जिसे सुन सोना दूर हो अपना चेहरा नीचे झुका लेती है। मैंने कुछ पूछा सोना? इस वक्त सनम थोड़ा सा वक्त हो चुकी थी जिसे देखकर सोना अपना चेहरा डर से नाव में दिला दी। जिसे देखा सनम के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। देखी सोना, मैं चाहती थी कि तुम्हारा कोई अच्छे बड़े घर में शादी हो। इसके लिए मुझे विनय पसंद भी आया था, लेकिन ये लड़का मुझे पसंद नहीं आया। वही बालकनी के बाहर देव खड़ा ये सारी बातें सुन रहा था। जी से उसके हाथों की मुट्ठी कस जाती है। वह खुद में बुदबुदा के बोल लगता है, सासू माँ, आपको दिखाना पड़ेगा कि आखिर देव खुराना क्या चीज़ है। इतना कि वह बालकनी से छलांगा मार सिंघानी विला के गार्डन से बाहर निकल जाता है। वह कार ड्राइव करते हुए सीधा सिंघानिया विला के लिए चल देता है। उसे पता चला था रोहन अभी तक घर नहीं गया और रौनक इस वक्त अकेला है, कहीं उसके भाई को ना ढूंढे, इस वजह से वह घर जल्दी जा रहा था। वही सुबह का वक्त, रोही का अपार्टमेंट। रोही के रूम में इस वक्त धूप की किरणें रूम में फेल बेड पर दो लोग पर भी पड़ रही थी। तभी रोही नींद में कसमसा अपने शरीर को हिलाने की कोशिश करती है, लेकिन उसे महसूस होता है उसका शरीर किसी की मजबूत बाहों में जकड़ा हुआ है, जिसे महसूस कर वो अपनी आंखें खोलने की कोशिश करती है। रोहित आंखें खोल सामने देखती है तो उसे रोहन का शक्तिना नजर आता है, जिस देश के नाखून की निशान थे। देख रही, थोड़ा हैरान हूँ, अपना चेहरा ऊपर उठा दीजिए। तो उसे रोहन का नींद में सख्त चेहरा नजर आया। वह इस वक्त रोहन के ऊपर सो रही थी। रूही हिंदी की कोशिश करती है, लेकिन उसे अपने पूरे शरीर में दर्द की एक लहर महसूस होती है, जैसे कि किसी ने बुरी तरीके से उसके शरीर को तोड़ दिया। जिसे महसूस कर गुस्से से अपना चेहरा ऊपर उठा सो रहे रोहन को देख बोली, एक नंबर का हैवान है, इसे बिल्कुल मुझ पर दया नहीं आता। पहले की तरह अभी भी वैसा ही है, कुछ भी नहीं बदला। इतना कह वो रोहन के सख्त सीने में अपनी नाखून छुपा देती है, जिसे महसूस कर रोहन अपने हाथों की मुट्ठी कस लेता है। रोही जब तक सेटिस्फाइड नहीं हो जाती वह तब तक अपनी नाखून उसके सीने में चुभा रही थी। जिसे उसे नाखून उसके सीने चुभा सुकून मिल जाता है, तब वह अपने नाखून हटाओ सामने देखती है, जिससे रोहन के सीने पर रोही के नाखूनों के निशान हो हल्के खून बहने लगी थी। जिसे देख उसकी आंखें बड़ी हो गई। अब रोही को आप अपने किए थे। शर्मिंदा के साथ अजीब सा दर्द हो रहा था। वह तुरंत रोहन को देखी, जो उसी तरह सो रहा था। तभी रोही की नज़र रोहन की हैंडसम चेहरे पर गई, जो सोने की वजह से और भी ज्यादा हैंडसम लग रहा था। उसके काले बाल माथे पर आ रहे थे। तभी रोही थोड़ा ऊपर खिसक रोहन के चेहरे की एकदम करीब जा उसके चेहरे को निहारत हुए छूने को होती है, लेकिन तभी उसे रोहन का गुस्सा वाला चेहरा याद आता है, जिसे याद कर उसका मुंह बन जाता है। लेकिन इस वक्त वो खुद को रोक नहीं पाती और वह अपने नर्म हाथ रोहन के गालों पर चलते हुए। एपिसोड 163 अनलिमिटेड किस। वही सुबह का वक्त, रोही का अपार्टमेंट। रोही के रूम में इस वक्त धूप की किरणें रूम में फेल बेड पर दो लोग पर भी पड़ रही थी। तभी रोही नींद में कसमसा अपने शरीर को हिलाने की कोशिश करती है, लेकिन उसे महसूस होता है उसका शरीर किसी की मजबूत बाहों में जकड़ा हुआ है, जिसे महसूस कर वो अपनी आंखें खोलने की कोशिश करती है। रोही आंखें खोल सामने देखती है तो उसे रोहन का सख्त सीना नजर आता है, जिस पे रोही के नाखून की निशान नीले काले रंग के हो गए थे। तभी उसकी नज़र खुद की हालत पर जाती है। उसके शरीर को ढकने के लिए सिर्फ उन पर एक वाइट ब्लैंकेट था। जिसे देख रोही थोड़ा हैरान हो अपना चेहरा ऊपर उठा देखी तो उसे रोहन का नींद में सख्त चेहरा नजर आया। वह इस वक्त रोहन के ऊपर सो रही थी। रोही हिलने की कोशिश करती है, लेकिन उसे अपने पूरे शरीर में दर्द की एक लहर महसूस होती है, जैसे किसी ने बुरी तरीके से उसके शरीर को तोड़ दिया हो। जिसे महसूस कर गुस्से से अपना चेहरा ऊपर उठा सो रहे रोहन को देख बोली, एक नंबर का हैवान है, इसे बिल्कुल मुझ पर दया नहीं आता। पहले की तरह अभी भी वैसा ही है, कुछ भी नहीं बदला इन 10 सालों में इसके अंदर कमीना कहीं का। इतना कह वो रोहन के सख्त सीने में अपनी नाखून छुपा देती है, जिसे महसूस कर रोहन अपने हाथों की मुट्ठी कस लेता है। रोही जब तक सेटिस्फाइड नहीं हो जाती वह तब तक अपनी नाखून उसके सीने में चुभा रही थी, जिसे उसे नाखून उसके सीने चुभा सुकून मिल जाता है। तब वह अपने नाखून हटाओ सामने देखती है, जिससे रोहन के सीने पर रोही के नाखूनों के निशान हो हल्के खून बहने लगे थे। जिसे देख उसकी आंखें बड़ी हो गई।
अब रोही को अपने किए पर शर्मिंदा के साथ अजीब सा दर्द हो रहा था। वह तुरंत रोहन को देखी, जो उसी तरह सो रहा था। उसके हैंडसम चेहरे पर दर्द की एक भी लकीर नहीं थी। तभी रोही की नज़र रोहन की हैंडसम चेहरे पर गई, जो सोने की वजह से और भी ज्यादा हैंडसम अट्रैक्टिव लग रहा था। उसके काले बाल माथे पर आ रहे थे। तभी रोही थोड़ा ऊपर खिसक रोहन के चेहरे की एकदम करीब जा उसके चेहरे को निहारत हुए छूने को होती है, लेकिन तभी उसे रोहन का गुस्सा वाला चेहरा याद आता है, जिसे याद कर उसका मुंह बन जाता है। लेकिन इस वक्त वो खुद को रोक नहीं पाती और वह अपने नर्म हाथ रोहन के गालों पर चलाते हुए कभी उसके नाक छूती गालों को सहला। वो रोहन के फेशियल फीचर देख बोली, ये इतना हैंडसम क्यों है? अब तो ये 10 साल के बच्चे का बाप होने वाला है। अभी तो इसे बूढ़ा हो जाना चाहिए, नहीं इसकी हरकतें सुधरी है। इतना बोल रोही रोहन के बैग की हरकतों को याद करने लगी, जहां वह बिल्कुल भी नर्म ना हो वाइल्ड रहता था। चाहे वह अभी की बात हो या 10 साल पहले की, वह तो अब और भी ज्यादा वाइल्ड हो चुका था, जिसे टॉलरेट करना रोही के लिए मुश्किल हो जाता है। वह तो कभी कभार बेहोश हो जाती थी। इतना सोच उसका चेहरा लाल हो जल उठता है। वही रोही की बात सुन रोहन की आईब्रो सिकुड़ जाती है। रोहन अपनी आंखें बंद किए हुए खुद के मन में बोला, ये लड़की क्या चाहती है? कि वो जल्दी बुढ़ा हो जाए, जिससे इसका मुझसे पीछा छूट जाए और ये दूसरे मर्द के पास जा सके। इस लड़की की इतनी हिम्मत। वही रोही रोहन के हैंडसम चेहरे को देखते हुए अपने मन में सोची, अगर यह इसी तरह हैंडसम दिखते रहेगा तो लड़कियां इसके पीछे भावरे की तरह घूमती रहेगी, जैसे स्कूल और कॉलेज लाइफ में घूमा करती थी, जिससे रोही बड़ा परेशान रहा करती थी। उसे याद है कल पार्टी में लड़कियों कैसे रोहन को घूर रही थी, जैसे उसे खा ही जाएगी। उसे पता था कपूर की पार्टी में रोहन भी जरूर होगा, और उसने रोहन को पहले ही देख लिया था। वह ना चाहते हुए भी उसकी नज़र रोहन पर जा रही थी। ये सोच रोही अचानक से रोहन के गालों को चूम लेती है, उसी तरह उसके दूसरे गालों को चूम लेती है। रोहन के चेहरे को प्यार से देख अपने दोनों हाथों में भर हर जगह चुमना चालू कर कभी उसके नाक को कभी उसके माथे को होठों को चूम लेती है। वो रोहन के निचले होठ को अपने होठों के बीच फंसा सककर चूमे जा रही थी। वही रोही की इस हरकत से रोहन पहले तो शॉक हो जाता है, लेकिन उसकी हरकतें उसे अपना कंट्रोल खोलने पर बेकाबू कर रही थी। लेकिन वो खुद को कंट्रोल किए हुए था। तभी रोहन को अपनी चेहरे पर कुछ गिला महसूस होता है। वह और कुछ नहीं आंसू थे। अचानक से रोही के आंखों से बेहिसाब आंसू से बहने लगा था। वो अपना चेहरा रोहन के सीने पर रख अपने दोनों हाथ रोहन के आजू बाजू लपेट अपने चेहरे को रोहन के सीने पर रब कर रोते हुए बोली, मैं तुम्हारे इतने गंदे बिहेवियर की वजह से भी तुमसे नफरत नहीं कर पा रही। यहाँ तक तुमने मेरे बच्चे को मुझसे छीन लिया तो भी नहीं। क्या सब कुछ पहले की तरह ठीक नहीं हो सकता? क्यों तुम मुझे 10 साल पहले छोड़कर चले गए थे? जिसे सुन रोहन अपनी आंखें खोल लेता है। उसकी आंखों में इस वक्त कोई इमोशन नहीं थे। रोही उसके सीने पर सर रखे बोले जा रही थी, मानती हूँ मैंने बहुत बड़ी गलती की। गलती नहीं गुनाह किया, तुम्हें चीट करके मैं अंधी हो गई थी। पैसों की लालच में मुझे लगा पैसे के बिना इस दुनिया कुछ नहीं है। ये बात मुझे पहले ही पता चल गई थी कि मैं का अनाथ हूँ। मुझे अडॉप्ट किया गया था जब मेरी मॉम डैड को बच्चा नहीं हो रहा था, लेकिन जब मेरी छोटी सिस्टर इस दुनिया में आई सब कुछ बदल गया। इसलिए मेरी मॉम और मेरी सिस्टर मुझे पसंद नहीं करती थी। उनका बस चलता तो वह मुझे पहले ही उस घर से निकाल देती, लेकिन डैड की वजह से यह नहीं कर पा रहे थे। मैं उनके सामने हमेशा अच्छे से पेश आने की कोशिश करती थी, क्योंकि मुझे वह घर छोड़ अनाथ आश्रम नहीं जाना था। ये कह सकते हो मुझे उस ऐसो आराम की आदत सी हो गई थी। डैड, मॉम और इशिका के बिहेवियर मेरे लिए अच्छे से जानते थे, इसलिए उन्होंने मुझे खुद का पर्सनल पेंट हाउस खरीद के दिया। उसमें रहने को बोला जिससे घर में भी शांति रहे, लेकिन यह मेरी मॉम को पसंद नहीं आया। वह अपनी प्रॉपर्टी से एक भूटी कोरी नहीं देना चाहती थी। इसलिए मेरे डैड मेरी शादी एक अच्छे बिजनेस में अभिषेक बजाज से करने का फैसला किया कि मैं उनसे अलग हो, एक अच्छी जिंदगी जियो। लेकिन मेरी माँ और मेरी बहन को ये भी पसंद नहीं आया। मुझे भी लगा बिना पैसे को इस दुनिया में कुछ नहीं है। फिर मुझे तुम्हारा ख्याल आया, लेकिन प्यार अपनी जगह, पैसा अपनी जगह। मैं लालच में अंधी हो गई थी, जिस वजह से तुम्हें धोखा दे दिया। ये भी नहीं सोचा कि मैं तुम्हें कितना दर्द देने जा रही, किसी मासूम का दिल तोड़ने जा रही हूँ, जिसकी सजा मुझे जरूर मिलेगी। इतना कह रोही रोहन के सीन को अपने हाथों से सहलाने लगी, साथ ही आगे बोली, और मुझे मिली भी बहुत जल्द। ये दुनिया पूरी मायावी जाल है।
तुम्हारे छोड़कर जाने के बाद सब ने मुझे बहुत परेशान किया। जैसे मैंने तुम्हें धोखा दिया वैसे ही मुझे भी उस अभिषेक और मेरी बहन ने मिल शादी वाले दिन धोखा दिया, जिसे मैं पूरी तरीके से टूट चुकी थी। साथ ही उन्होंने मेरी इज्जत मेरे डैड की नज़रों में गिरा दिया, जिससे मुझे घर से बाहर निकाल दिया। पूरी तरीके में अकेली हो गई थी। मुझे पता चल चुका था कि ये खुद का कर्मा कहीं नहीं जाता, वह इसी जन्म में आपको सूद समेत वापस मिलता है। मैं पूरी तरीके से अकेली हो चुकी थी, मुझसे सब कुछ छिन चुका था। मेरी मॉम और मेरी बहन ने मुझे मेरी रहने के लिए घर तक नहीं छोड़ा। मेरे पास कहने को कोई भी मेरा अपना नहीं था, कोई भी नहीं। साथ ही मेरे दोस्तों ने भी मेरा साथ छोड़ दिया था, कोई भी मेरे लिए उस टाइम आगे नहीं आया। तब मुझे पता चला सब पैसा की माया थी। मैं शर्म से मैं तुम्हारे पास भी नहीं जा सकती थी, लेकिन जब पेट की भूख ने मुझे लात मारी, 2 दिन से मैंने कुछ नहीं खाया था, तो बेशर्म की तरह तुम्हारे पास मुंह उठा चली गई। मुझे पता था तुम अपनी बेबी को इस हाल में नहीं देख पाओगे और सब कुछ भूल तुम मुझे माफ कर दोगे, लेकिन तुम कहीं नहीं मिले। जब मैं तुम्हारे बारे में पता किया सब ने बताया तुम इंडिया छोड़ो बहुत दूर चले गए हो। तुम मुझे छोड़कर चले गए थे, अपनी बेबी को छोड़कर चले गए थे। इस गंदी दुनिया में बिल्कुल अकेले हो गई थी मैं। मुझ में तब जीने की चाहत खत्म हो गई थी। मुझे लगा मुझे मर जाना चाहिए, लेकिन मेरी किस्मत इसमें भी मेरा साथ नहीं दिया। जब खुद को खत्म करने गई तभी मुझे पता चला मैं प्रेग्नेंट हूँ। जिसे सुन रोहन रोही के चेहरे को देखने लगा। तभी रोही आगे बोली, मुझे समझ नहीं आया मैं क्या करूँ। मेरे पास खुद के खाने के लिए पैसे नहीं थे और मैं इस नन्ही सी जान को क्या खिलाती। ये सोचते हुए मेरे हाथ मेरे पेट पर चले गए, जिसे सहला मुझे अजीब सा सुकून महसूस हुआ। क्या मैं अपनी इस हालत में इसे पाल या खत्म कर दूं? ये सोचते हुए मेरा शरीर कांप उठा। मैं अब और गुनाह नहीं करना चाहती थी। तभी मेरे चेहरे पर अचानक से मुस्कुराहट आ गई। ये तुम्हारी प्यार की निशानी, उसी ने मुझे जीने की चाहत लाई। मेरी उस अंधेरी जिंदगी में एक रोशनी रौनक बन के आया था। ये कहते वक्त रोही के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। फिर मैं अपनी जिंदगी नई सिरे से जीने का सोचा। इसके लिए मुझे पहले पैसे चाहिए थे, जो अपने बच्चे के लिए चाहिए था, लेकिन मेरी किस्मत इतनी भी अच्छी नहीं थी। मैं कहीं जॉब करने जाती सब मुझे भगा देते हैं। बाद में पता चला ये सब मेरी बहन और मॉम का किया था। अगर कोई जॉब देने के लिए तैयार होता तो मुझे पहले गंदी नज़र से देखते थे। तब मुझे तुम्हारी बहुत याद आती थी। तुम मुझ पर किसी की नज़र पड़ने से पहले उसका बुरा हर्ष कर देते थे, लेकिन तुम्हारी बिना सब मुझे गंदे तरीके से देख छूते थे। इतना कह रोही रोने लगी, जिसे सुन रोहन की आंखें लाल हो जाती है। रोही के गर्म आंसू रोहन अपने सीने पर महसूस कर पा रहा था, साथ ही उसके हाथों की नसें उभर के दिख रही थी। एपिसोड 164 फील इन पास्ट पेन। मैं कहीं जॉब करने जाती सब मुझे भगा देते हैं। बाद में पता चला ये सब मेरी बहन और मॉम का किया था। अगर कोई जॉब देने के लिए तैयार होता तो मुझे पहले गंदी नज़र से देखते थे। तब मुझे तुम्हारी बहुत याद आती थी। तुम मुझ पर किसी की नज़र पड़ने से पहले उसका बुरा हर्ष कर देते थे, लेकिन तुम्हारी बिना सब मुझे गंदे तरीके से देख छूते थे। इतना कह रोही रोने लगी, जिसे सुन रोहन की आंखें लाल हो जाती है। रोही के गर्म आंसू रोहन अपने सीने पर महसूस कर पा रहा था, जिसे उसका सीना जल रहा था। साथ ही उसके हाथों की नसें उभर के दिख रही थी। मैंने उस माहौल में भी खुद को ढाल लिया, क्योंकि मुझे अपने लिए नहीं अपने बच्चे के लिए, हमारे बच्चे के लिए जीना था। लेकिन मैं ये नहीं जानती थी कि यह सफ़र भी उतना ही मुश्किल होगा। वो 7 महीने अपने बच्चे को पेट में महसूस कर मुश्किल वक्त भी मुस्कुरा के निकाल गया था। लेकिन तभी उस हादसे से मैं डर गई थी। अगर उस वजह से मैं अपने बच्चों को खो देती तो मैं खुद भी मर जाती। जिसे सुन रोहन की पकड़ रोही पर कमर पर टाइट हो जाती है। मैं सीढ़ियों से गिर गई थी, हर जगह खून फैल गया था। मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, जैसे कोई मुझे अंदर चिर रहा हो। मुझे लगा मैं अपने बच्चों को खो दूंगी। मैं मदद के लिए चीखी, लेकिन कोई भी मेरी मदद नहीं कर रहा, सब देख रहे थे। तभी एक बूढ़े अंकल आंटी ने मुझे देखा और मेरी मदद की। मुझे तो कुछ भी होश नहीं था। मुझे अस्पताल ले जाया गया। तब मेरा बहुत ब्लड लॉस हो चुका था। बच्चे को बचाना मुश्किल था। डॉक्टर को उसी वक्त बच्चे की इमेच्योर डिलीवरी करवानी पड़ी, जिसके लिए बहुत बड़ा ऑपरेशन किया गया। ये कहते वक्त रोही ने अपना हाथ रोहन के हाथों में उलझा पकड़ उसे अपने पेट के उस जगह रखा जहां ऑपरेशन के लिए कट किया गया था, जिसे महसूस कर रोहन अपनी आंखें मूंद लेता है। जब मैं अपनी आंखें खोली तब हॉस्पिटल के बेड पर थी।
मेरा हाथ खुद ब खुद पेट पर चला गया, लेकिन वह बिल्कुल सपाट हो चुका था। मैं अपने पेट के अंदर अपनी नन्ही सी जान को महसूस नहीं कर पा रही थी, जिसे सोच में घबरा गई मैं पागलों की तरह चीखी और बेड से दर्द को इग्नोर कर उतरने के लिए की। तभी एक नर्स मुझे संभालते हुए बताया कि मेरा बच्चा सेफ है और उसे कुछ दिनों के लिए आईसीयू में रखा जाएगा। मेरा दिल बेचैन हो गया, उसे देखना चाहती थी। जब मैं उस ठीक कंडीशन में आई तो फिर मुझे एक नर्स बच्चों को दिखाने के लिए ले गई। जब मैं उसके पास गई, उससे उस वक्त कांच के अंदर बंद करके रखा गया। वह अपनी सांसें धीरे धीरे गिन रहा था। तुम्हें पता है, वह बहुत छोटा था, उसकी त्वचा का रंग लाल था। पहली बार अपने बच्चे को देख उस वक्त मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। तुम उसे देखते हैं तो कैसा रिएक्ट करते? जब हम साथ थे तुम हमेशा फ्यूचर की सोच 10 बच्चे की प्लानिंग किया करते थे और मुझे चिढ़ाते थे, जिसे मैं उस होने वाले दर्द को सोच चीर जाया करती थी। जिसे सोच मुस्कुरा उठी, तभी मेरी मुस्कुराहट गायब हो गई। क्या तुम मेरे धोखा की सजा उसे देते या उसे अपनाते? कुछ देर बाद मैं हॉस्पिटल बेड पर बैठी हुई थी, तभी मेरा ध्यान उसे बड़े से हॉस्पिटल की विप रूम में गया, जिसे देखकर मेरी आंखें बड़ी हो गई, क्योंकि मेरी औकात नहीं थी। मैं उसे अफोर्ड कर नहीं सकती थी। मैं तुरंत बच्चों को वहां से उसी हालत में ले जाना चाहती थी। तभी उन बुजुर्ग कपल मेरी हालत देख मुझे कहीं नहीं जाने दिया। मुझे तो यकीन नहीं हुआ, उस मतलबी दुनिया में अच्छे लोग भी रहते हैं। कुछ दिनों तक बेबी को ऐसी में रखा गया। जब मैं उसे पहली बार अपने गोद में लिया तो मेरे अंदर की सारी दर्द गायब हो मुझे एक माँ बनने का अलग ही एहसास हुआ। साथ मैंने उसके चेहरे को देखा। अभी भी उसके फेशियल फीचर अच्छे से क्लियर नहीं हुए थे, लेकिन उसकी नाक तुम्हारी जैसी थी, खड़ी और जिद्दी भी बिल्कुल तुम्हारी तरह था। आखिर बेटा भी तो तुम्हारा था। उसे संभाल बिल्कुल आसान नहीं था, बहुत रोता था और उससे उस वक्त बहुत भूख लगी थी। उसको मेरे दूध की जरूरत थी, लेकिन इमेच्योर बच्चा होने की वजह से और मेरी बॉडी में विटामिन की कमी वजह से मेरी बॉडी मिल्क प्रोड्यूस नहीं कर पा रही थी। वह सिर्फ उसी के की जिद करता था। बाहरी मिल्क फीडिंग बोतल को वह अपने मुंह में भी नहीं लगता था, उसे उल्टी कर देता था। धीरे धीरे समय ऐसे ही बीता गया। 5 साल का हो चुका था। उतना ही बदमाश जिद्दी हो गया था, लेकिन वह बाकी बच्चों से पहले ही बहुत जल्दी थक जाया करता था। खेलने की वजह से, जिस वजह से मैं उसे ज्यादा बाहर नहीं जाने देती थी, लेकिन वह बाकी बच्चों को देख जिद करता था और स्कूल जाने की, लेकिन उसकी बार बार बेहोश हो जाने से मैं उसे अकेले छोड़ने से डरती थी। उसकी इनमेच्योर डिलीवरी होने की वजह से वह अभी तक कमजोर था और डॉक्टर ने भी बोला था और वो बच्चे से हल्का कमजोर रहेगा। मैंने उसकी जिद की वजह से उसे स्कूल भेज दिया, क्योंकि अब वह बड़ा हो गया था। लेकिन तब स्कूल में सभी बच्चे उसे उसके पापा के लिए चढ़ाते थे। मैंने उसे तुम्हारे बारे में पहले बता दिया था, लेकिन तुम हमारे पास नहीं रह सकते कुछ कारणों की वजह से। वो अब तुम्हारी जिद करने लगा था। हमेशा बोला करता था, मेरे पापा बाकी के पापा की तरह हमारे साथ क्यों नहीं रहते? लेकिन मैं उसे पर कुछ नहीं कह सकती थी। मैं उसे हमेशा मना चुपकर अपने सीने से लगा सुला दिया करती थी, लेकिन मुझे पता था वह तुम्हें हमेशा ढूंढने की कोशिश करता था। उसने एक बार तुम्हारी न्यूज पापा में फोटो देख ली थी। उसने तुम्हें ढूंढने का प्लान बनाया था। एक दिन वो मेरी और रीना की नज़रों से बच स्कूल की जगह तुम्हें ढूंढने निकल चुका था। जब मैं स्कूल की गई उसे लेने, तब मुझे पता चला वो आज स्कूल में आया ही नहीं है, जिसे सुन मैं पागल हो गई थी। उसे पागलों की तरह ढूंढा, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। तभी मुझे पुलिस स्टेशन के फ़ोन आया। जब मैं पुलिस स्टेशन गई, तब पुलिस वालों ने मुझे बहुत डांटा। अच्छे से संभाल नहीं सकती अपने बच्चे को तो पैदा ही क्यों किया? अच्छा हुआ वह उन्हें सड़क पर अकेले जाता हुआ दिखा, क्योंकि बच्चा चोर रौनक को सड़क पर अकेला पीछा करने लगे थे। तभी एक पुलिस की नज़र अकेले जाते रौनक पर पड़ी, जिसे उन्होंने तुरंत पुलिस स्टेशन लिया। फिर उसकी आईडी के फ़ोन नंबर से मुझे कॉल किया। उन्होंने मुझे बहुत डांटा, लेकिन मेरी नज़र तो सिर्फ मेरे बच्चे को ढूंढ रही थी। वह मुझे एक कोने में सर झुकाए बैठा हुआ दिखा। जब मैं उसके पास गई, उसने अपना सर नीचे किए हुए बोला, मम्मा मुझे पापा चाहिए। इतना कह वो वहीं पर बेहोश हो गया और मेरी बाहों में समा गया, जिसे देखे मैं डर से कांप गई। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन हमें लगा भूखे होने की वजह से वह बेहोश हो गया है। लेकिन डॉक्टर ने बताया उसका बार बार बेहोश होना या थक जाना आम बात नहीं है, इसका प्रॉपर चेकअप करना पड़ेगा। जिसे सुन मैं अंदर तक डर गई, क्योंकि मेरे साथ अब कुछ भी अच्छा नहीं होता था।
कुछ दिनों बाद रोहन का पूरा चेकअप हुआ। जब मुझे डॉक्टर ने उसका रिपोर्ट बताए तो मैं तो कुछ पल के लिए अपनी जगह से हिल भी नहीं पाई। मेरे नन्हे सी जान के दिल में छेद था। जल्दी ही ऑपरेशन करना था जिसके लिए हमें 50 लाख की जरूरत है। उस रकम को सुन एक पल के लिए मैं अपनी जगह कांप उठी। लेकिन कुछ भी करने से चीज बदलने वाली नहीं थी। मुझे खुद की किस्मत से गुस्सा आने लगा। मुझे सजा मिलेगी, लेकिन मेरी सजा मेरी बच्ची को क्यों? एपिसोड 165 लीव मी रोहन। देव की खुशबूदार फाट अपना सर नीचे किए हुए बोला, मम्मा मुझे पापा चाहिए। इतना कह वो वहीं पर बेहोश हो गया और मेरी बाहों में समा गया। जिसे देखे मैं डर से कांप गई। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन हमें लगा भूखे होने की वजह से वो बेहोश हो गया है। लेकिन डॉक्टर ने बताया उसका बार बार बेहोश होना या थक जाना आम बात नहीं है, इसका प्रॉपर चेकअप करना पड़ेगा। जिसे सुन मैं अंदर तक डर गई, क्योंकि मेरे साथ अब कुछ भी अच्छा नहीं होता था। कुछ दिनों बाद रोहन का पूरा चेकअप हुआ। जब मुझे डॉक्टर ने उसका रिपोर्ट बताए तो मैं तो कुछ पल के लिए अपनी जगह से हिल भी नहीं पाई। मेरे नन्हे सी जान के दिल में छेद था। जल्दी ही ऑपरेशन करना था जिसके लिए हमें 50 लाख की जरूरत है। उस रकम को सुन एक पल के लिए मैं अपनी जगह कांप उठी। लेकिन कुछ भी करने से चीज बदलने वाली नहीं थी। मुझे खुद की किस्मत से गुस्सा आने लगा। मुझे सजा मिलेगी, लेकिन मेरी सजा मेरे बच्चे को क्यों? लेकिन पैसे तो चाहिए थे। रीना ने भी मेरी बहुत मदद की। वह अपनी आधी सैलरी मुझे दे दिया करती थी, जबकि उसके घर की फाइनेंस कंडीशन अच्छी नहीं थी। मेरे मॉल की कमाई से खर्च नहीं चल पा रहा था, इसलिए मैंने रात को बार में काम करना चालू कर दिया। उनकी बुरी नज़र टच की आदत हो गई थी, जिसे लड़ना सीख लिया था। लेकिन मुझे नहीं पता था मेरा वो फैसला तुम्हारे सामने लाके खड़ा कर देगा। उस नाइट बार में जब मेरी आंख तुमसे मिली, एक पल के लिए मैं थम सी गई। लेकिन मैंने तुम्हारी आंखों में अपने लिए कुछ भी नहीं पाया। उम्मीद भी क्या करती, दिल में दर्द हुआ जब तुम्हारे सामने ही रावत ने दारू पी मेरे साथ बदतमीजी कर मेरी इज्जत लूटने की कोशिश। मुझे लगा तुम बचाओगे इंसानियत के नाते, लेकिन तुम मुझे उस रावत के साथ अकेला उस रूम में छोड़ उस रावत को एंजॉय करने का बोल चले गए। लेकिन मेरा दिल मानने को तैयार नहीं था। तुम मुझे इस हाल में छोड़ोगे और तुम वापस भी आए तो तुम उस रावत से भी बुरी तरीके से मुझे और मेरी इज्जत को तोड़ दोगे। उस वक्त मैंने तुम्हारी आंखों में मेरे लिए प्यार और रहम नजर न आ, सिर्फ नफरत थी। और पैसे की जरूरत ने मुझे तुम्हारे आगे घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। मैं नहीं चाहती थी रौनक का सच तुम्हारे सामने आए, क्योंकि तुम उसे मेरी सजा देते। लेकिन तुम्हें सच पता चल गया और तुम सजा देने की जगह उसे मुझसे छीन के ले गए। मैं हॉस्पिटल के बाहर उसी तरह उसका इंतजार करती रही, लेकिन मुझे पता चला तुम उसे कब का लेके चले गए। मैंने उसे ऑपरेशन के बाद एक बार भी देखा नहीं। कैसा होगा मेरा बच्चा? कितनी अभागी थी, लेकिन जो हुआ वह सही हुआ। जिस बच्चे का मैं ढंग से कुछ भी नहीं दे पाए, ना खाना ना ढंग से पढ़ पाना, उसका इलाज कर पाना। अगर तुम उस दिन ना आते तो बच्चे को खो देती। तुम्हारे पास रहेगा, उसके पास सब कुछ रहेगा। मैं सोच लिया मैं उसे बहुत दूर चली जाऊंगी। जिसे सुन रोहन की पकड़ रोही की कमर पर टाइट हो जाती है। तभी रोही अपनी लाल आंखों को उठा सामने रोहन को देखी, जो छत की सीलिंग को बिना किसी इमोशन के देख रहा था। उसकी आंखें इस वक्त बहुत ज्यादा लाल थी। अचानक से रोही को खुद से दूर कर बेड उतर सामने पड़े टॉवल को कमर पर लपेट जैसे ही जाने को होता है, वही रोही रोहन को इस तरह अचानक जाता देख खुद के शरीर को ब्लैंकेट से ढक रोहन को पीछे से बैठक कर बोली, लीव मी रोहन। हम दोनों इस तरह खुद को कब तक सजा देते रहेंगे? हमारा दूर हो जाना ही सही है। मैं ये जगह छोड़ तुम दोनों से बहुत दूर चली जाऊंगा। जिसे सुन रोहन पीछे पलट रोही के बालों को मजबूती से पकड़ उसके चेहरे के एकदम करीब जा बोला, तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हारी बातों में इतनी आसानी से आ जाऊंगा? तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ दूंगा? जिसे तुम उस कामिने जय। इतना कह रोहन रोही को झटक वॉशरूम की ओर चल देता है। वो इस वक्त ठंडे पानी के शावर नीचे एकदम शांत खड़ा था। तभी रोहन एक जोरदार पंच वॉल पे मारते हुए बोला, मैं तुम्हें कहीं भी नहीं जाने दूंगा। तुम भी मेरे साथ तड़पोगी। वहीं दूसरी तरफ सुबह का वक्त राठौर विला देव आराम से घोड़े बेच सो रहा था। जब रात को वो पार्टी से सीधा रौनक के रूम में आ रौनक को अकेले सोता देख उसके पास ही सो जाता है। उसे लगा रौनक खुद को अकेला पा डर जाएगा। वही रौनक बेड पर बैठे हुए कब से सोते हुए देव को घूर के देख रहा था। ये अंकल मेरे और पापा के बेड पर क्या कर रहे हैं? ओ अंकल उठो मेरे बेड पर से।
इतना कह रोहन के सीने पर मुक्का मारते हुए बोला, ओ पापा के भाई, आप मेरे बेड पर क्या कर रहे हो? वही देव जो आराम से सो रहा था, वह नींद में कसमसाते हुए पेट के बाल से बोला, ओ छोटा पैकेट, मुझे जगाना बंद कर, मुझे सोना है, जा कहीं और जाकर बदमाशी कर। जिसे सुन रौनक का मुंह बन जाता है। वही देव आराम से रौनक के बेड पर फैले हुए सो रहा था। तभी देव जोरोदार फाट मारता है, जिसकी स्मेल पूरे रूम में फैल जाती है। जिसे सुन रौनक नाक पर छोटे छोटे हाथ रख चीखते हुए बोला, ची अंकल, आप कितनी गंदे हैं, आप में बिल्कुल शर्म नहीं है। जिसे सुन सोते हुए देव की आंखें छोटी हो जाती है। वह अपना चेहरा पिलो से निकाल अपनी आंखें छोटी कर उस छोटा पैकेट को देखा, जो अपने नाक को ढके हुए अपने लाल चेहरे के साथ देव को घूर रहा था। तभी देव अपना एक हाथ बढ़ा रौनक के गले को अपने बाजू में फंसाते हुए अपनी ओर खींच अपने पास लेटाता है। जिसे देख रोहन चीखते हुए बोला, छोड़ो मुझे, मैं पापा को बता दूंगा आप कितनी गंदे इंसान हो। ची शेम ऑन यू। जिसे सुन देव घूरते हुए रौनक को देख बोला, क्यों तू ये नहीं करता? कितनी अच्छी खुशबू है, ये तो सब करते हैं, अब तू तो लड़की नहीं है जो तू छुप के करेगा। जिसे सुन रौनक घूर के देव को देख बोला, आप बिल्कुल बेशर्म हो, आप में बिल्कुल भी एथिक नहीं है। देव घूरते हुए रौनक को देख बोला, तुम छोटे से पीदी बच्चा मुझे डिसिप्लिन और एथिक सिखाएगा? फाट करने में कौन सा एथिक होता है, मुझे जरा बताना तो। तेरा बाप और मैं तो ऐसी करते हैं, और तू भी ऐसी करता है ना, कि आइंस्टीन को बुलाकर एथिक्स तरीके से करता है। बड़ा या मुझे एथिक्स सीखने वाला, तुम्हारा कोई अंकल नहीं हूँ, चाचू हूँ। चाचू बोलो। इतना कह देव रौनक को अपने नीचे दबा लेता है, जिसे रौनक की चीख निकल जाती है, आह छोड़ो मुझे, पहले रिक्वेस्ट करते हुए चाचू बोलो मुझे। थैंक यू माय वॉचिंग स्टोरी अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कर दो प्लीज़ गाइज।